हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल डीजी वेदाम एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। नाइन्थ क्लास के फिजिक्स लेक्चर सीरीज में फिजिक्स लेक्चर सीरीज जो चल रहा है उसमें मैं एक और नया टॉपिक लेकर आप लोग के सामने आया हूँ। जैसे आप लोग जानते होंगे कि कल मैंने साउंड स्टार्ट किया था, तो उसमें मैंने उसका इंट्रोडक्शन दिया था। आज उससे हम लोग आगे पढ़ने वाले, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग बच्चों पढ़ेंगे क्या क्या। आज हम लोग पढ़ेंगे वेवलेंथ के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। वेवलेंथ के बारे में पढ़ेंगे, फ्रीक्वेंसी और वेव स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें, ये तीनों के बीच में एक जो रिलेशन होता है उसको भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वेवलेंथ का स्टार्ट करते हैं। देखिए, वेवलेंथ बताने से पहले मैं बताता हूँ कि एक्चुअली में वेवलेंथ होता क्या है। वेवलेंथ को समझने के लिए थोड़ा सा एक आप जो मैंने कल एक ट्यूनिंग फॉर्क वाला एग्जांपल बताया था उसी से स्टार्ट करते हैं। देखिए, होता क्या है बच्चों की, जब ट्यूनिंग फॉर्क में हम लोग किसी तरह से इसमें फोर्स लगा के इसको सेक करते हैं, यानी हिलाते हैं, तो एक से क्या निकलता है, साउंड निकलता है। तो साउंड निकलता है, उसका अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करें, मतलब कि जैसे हम लोगों ने, जैसे मैंने आप लोग को क्या बताया था बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब आप बोलते हैं तो यहाँ पे आप अपनी उंगली रख के फील कीजिए, यहाँ पे आपको एक प्रेशर फील होगा। प्रेशर फील होगा यानी जब हम बोल रहे हैं तो यहाँ पे जो एयर मॉलिक्यूल है उसमें क्या कर रहे हैं, प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। यही प्रेशर ऐसे ऐसे होके आगे ट्रेवल हो रहा है, साउंड के रूप में आगे बढ़ रहा है। तो देखिए, इसमें अगर हम इसको प्लॉट खींचना चाहें, अगर ये साउंड जो जनरेट हो रहा है, तो देखिए इस टाइप का कुछ होता है। पहले क्या होता है बच्चों, हाई प्रेशर जोन बनता है। हाई प्रेशर जोन बनता है यहाँ पे, ये एक्चुअली में एयर मॉलिक्यूल को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। उसके बाद लेस प्रेशर जोन बनता है, यहाँ पे लेस प्रेशर मतलब कम दाब का क्षेत्र बनता है। यहाँ पे फिर हाई प्रेशर जोन बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, फिर कम दाब का क्षेत्र बनेगा। यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा एयर मॉलिक्यूल के बीच में। इसको अगर डेंसिटी, मतलब एयर का जो घनत्व होता है वो कैसे घटता बढ़ता है, डेंसिटी और डिस्टेंस के बीच में, डेंसिटी बच्चों और कोई क्या, डिस्टेंस, डेंसिटी और डिस्टेंस के बीच में अगर ग्राफ बनाए कि कैसे एयर में जो साउंड वेव वो कैसे ट्रेवल कर रहा है, तो देखिए बच्चों बनेगा कि इस तरह का बनेगा, इस तरह का ये बन जाएगा, ऐसे ऐसे बनेगा बच्चों। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ चलिए यहाँ से ना लेके, हाँ चलिए ठीक है, यहाँ से लेते हैं, यहाँ से लेते हैं ए पॉइंट, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका बी पॉइंट। तो यहाँ पे ये देख रहे होंगे कि ये जो क्षेत्र है, ये जो लेंथ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ, जिसको लैम्बडा से डिनोट करते हैं, लैम्बडा। इसको आप लोग लिख लीजिए, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, लैम्बडा। ये ग्रीक वर्ड है, कौन सा वर्ड है बच्चा, ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, ग्रीक वर्ड है जिसको हम लोग लैम्बडा से डिनोट करते हैं। एक ग्रीक लेटर है जिसको ये बताता है क्या, वेवलेंथ को। तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, देखिए अब जैसे मैंने बताया था कल कि ये जो रेयरिफिकेशन, मतलब विरल, रेयरिफिकेशन और सघन में साउंड वेव है वो ट्रेवल करता है, ठीक है। तो उसी का जब हम इसमें डेंसिटी और डिस्टेंस में प्लॉट करते हैं, मतलब दिखाते हैं, जैसे देखिए कोई भी चीज़ होता है, जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो हम लोग का स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूनिट क्या होता है बच्चों, सेल होता है। जैसे आप लोग घर में रह रहे हैं तो वो क्या से बना हुआ है बच्चों, ईंट से बना हुआ है, तो एक एक ईंट मिलके क्या होता है, घर बनता है। उसी प्रकार से ये वेव का जो यूनिट शेप होता है, मतलब वेव जिस तरीके से ट्रेवल करता है, तो वेव का जो यूनिट शेप होता है, यूनिट लिख लीजिए इसको नोटबुक में, यूनिट शेप ऑफ वेव, क्या बच्चों, यूनिट शेप ऑफ वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ। क्या बच्चों, यूनिट शेप ऑफ वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ। मतलब तरंग के सबसे, मतलब छोटा जो यूनिट है जिसमें वो ट्रेवल करता है उसको हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। ये तो बात हो गया वेवलेंथ का है। ये क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस किया, साउंड इस तरह से ट्रेवल करेगा, उसको हम लोग, जैसे ये क्या होता है, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा रहेगा, यहाँ पे रेयरिफिकेशन होगा तो प्रेशर कम रहेगा, तो इसीलिए इसको यहाँ पे क्या दिखाएं, पीक दिखाए हैं।
इस वाले रीजन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, देखिए इसको बोलते हैं बच्चों, यहाँ से यहाँ तक अगर गए इसको, तो इसको बोलते हैं बच्चों गर्थ। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, यहाँ से यहाँ तक जो ऊपर वाला है उसको बोलते हैं बच्चों श्रिंग। इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रिस्ट, इसको बोलते हैं ट्राउट, इसको बोलते हैं ट्राउट। इसको श्रिंग बोलते हैं, ऊपर वाला जो पोर्शन ये होता है इसको श्रिंग बोलते हैं। चलिए मैं इसको हैच लाइन में देते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं गर्थ, इसको बोलते हैं श्रिंग। यानी एक श्रिंग एक गर्थ से मिलके एक वेवलेंथ बनता है। तो ये तो था कि जो साउंड वेव है वो एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, तो उसका यूनिट जो आकार होगा, जिस रूप से वो ट्रेवल करेगा, उसका जो शेप होता है वो ऐसा होता है, बनता ऐसा है, फिर उसको हम लोग प्लॉट करके ऐसे दिखाते हैं। तो ये तो था वेवलेंथ के बारे में। अभी थोड़ा सा और वेवलेंथ के बारे में बचा है, उसको मैं यहाँ ऊपर में रफ करके बताता हूँ। देखिए बच्चों, वेवलेंथ का जो यूनिट होता है वो होता है बच्चों एंगस्ट्रम। वेवलेंथ को क्या में मेजर करते हैं बच्चों, एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम में वेवलेंथ को मेजर करते हैं। इसको कैसे डिनोट करते हैं बच्चों, VVI, ए लिख के छोटा सा गोला बना देते हैं, एंगस्ट्रम। एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है बच्चों, एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁸ सेंटीमीटर। मेरे होनहार बच्चों, सेंटीमीटर को जब मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻10 मीटर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अपने आप नोटबुक में स्टार मार करके लिख लीजिए। एंगस्ट्रम होता है इसका ऐसा यूनिट वेवलेंथ का, और एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁻10 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर को जब मीटर में चेंज करते हैं बच्चा तो 100 से डिवाइड करते हैं। तो जब 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर में जाएगा बच्चा तो 10⁻2 हो जाएगा। अब मैथ्स में आप लोग जानते हो कि जब बेस सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो 10⁻8 और 10⁻2 10⁻10 मीटर हो जाएगा। तो ये तो था एंगस्ट्रम का यूनिट, ये मैंने बता दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट शेप ऑफ वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ। वेव का जो यूनिट शेप होता है उसको वेवलेंथ बोलते हैं। तो ये तो था वेवलेंथ। अब इसके बाद देखिए बच्चों, हम लोग जाएंगे फ्रीक्वेंसी की तरफ से। फ्रीक्वेंसी के बारे में हम लोग जानेंगे कि फ्रीक्वेंसी होता क्या है। फ्रीक्वेंसी को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, फ्रीक्वेंसी को हिंदी में बोलते हैं आवृत्ति। क्या बोलते हैं बच्चों, आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी, देखिए फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आवृत्ति। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी का। तो देखिए होता क्या है, देखिए अब एक सेकंड में कोई भी, जैसे अब यहाँ पे ये जो जैसे ट्रेवल कर रहा था साउंड वेव, रेयरिफिकेशन और डेंसिफिकेशन में, मतलब सघन और विरल में, तो एक सेकंड में जितना बार ये सघन और विरल होते हुए एक जगह से दूसरे जगह तक जो ट्रेवल करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। यानी इसको बोला जाए नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। मतलब एक सेकंड में जितना दोलन हो, एक सेकंड में जितना दोलित हो, दोलित लिख दीजिए, प्लूरल हो गया, दोलित हो, उसको क्या बोलते हैं, आवृत्ति। नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड, एक सेकेंड में जो होता है उसको क्या बोला जाता है, आवृत्ति। जैसे फ्रीक्वेंसी को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे देखिए आपका फ्रीक्वेंसी कैसे हो गया। जैसे फ्रीक्वेंसी से पहले थोड़ा सा और जान लीजिए, एक होता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब आवर्त काल। टाइम पीरियड का मतलब होता है आवर्त काल। मतलब एक दोलन होने में जो समय लगता है, एक दोलन होने में, जैसे आपके घर में पेंडुलम वाला घड़ी होगा, तो उसका जो पेंडुलम है एक सेकंड, मतलब एक बार जो दोलन करने में जो समय उसको लगता होगा उसको बोला जाता है आवर्तकाल। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। जैसे एक बार ये मैंने ऐसे किया तो इसको कितना लगा, बाय द वे 1 सेकंड लगा, तो इसका आवर्तकाल कितना हुआ, एक बार ये दोलित होने में जो समय लगा, एक बार दोलित होने में जो समय लगा उसको बोलते हैं आवर्तकाल। तो आवृत्ति और आवर्तकाल में एक रिलेशन होता है। आवृत्ति बराबर होता है, आवृत्ति को न्यू से दिखाते हैं, आवृत्ति बराबर होता है 1/आवर्तकाल। आवर्तकाल को T से डिनोट करते हैं। इसको क्या से डिनोट करते हैं बच्चों, T से।
अवर्तकाल को। मतलब अवर्तकाल यानी जैसे देखिए आप घर से, जैसे आपका देखिए आपका जो स्कूल पीरियड होता है कितने मिनट का होता है, मैक्सिमम 45 मिनट का होता है। तो आपका बोला जाएगा कि आपका क्लास का आवर्तकाल कितना हुआ, तो 45 मिनट। वैसी तरह से यहाँ पे जो एक दोलन में जो समय लगता है, एक दोलन में जो समय लगा उसको क्या बोलते हैं बच्चों, आवर्तकाल। और एक सेकेंड में जितना बार दोलित हुआ उसको क्या बोलते हैं, आवृत्ति। तो आवृत्ति और आवर्तकाल में कन्फ्यूजन नहीं कंफ्यूज बच्चों नहीं होइएगा। तो देखिए आवृत्ति को न्यू से डिनोट करते हैं। न्यू कैसे लिखते हैं बच्चों, भी है ना उसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दीजिएगा, मूछ जिसे टेढ़ा होता है ना वैसे ही थोड़ा सा टेढ़ा कर दीजिएगा, भी को लिख के थोड़ा सा टेढ़ा कर दीजिएगा। तो इसको क्या बोलते हैं बच्चा, ए न्यू बोलते पढ़ते हैं इसको, ए न्यू। ये भी एक क्या है बच्चा, ये भी एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक शब्द है। कौन सा शब्द है, ग्रीक शब्द, मतलब शब्द ग्रीक शब्द है जिसको इससे डिनोट करते हैं। तो ये आवृत्ति बराबर क्या होता है बच्चा, 1 बटा आवर्तकाल। इसको आप कहाँ लिखेंगे, नोटबुक में लिखेंगे, और कहाँ लिखिएगा, इसको नोटबुक में लिख लीजिए। तो ये हो गया, देखिए तो ये आवृत्ति आवर्तकाल हो गया। आवृत्ति के बारे में भी ख़त्म नहीं हुआ है, देखिए नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन ए सेकेंड। अब इसका एसआई यूनिट का बात हो गया। तो इसका एक वैज्ञानिक थे हेनरी हर्ट्ज। कौन थे बच्चा, हेनरी हर्ट्ज। हेनरी हर्ट्ज के और ऑनर में, मतलब उनके हेनरी जो हर्ट्ज थे, इनके ऑनर में जो आवृत्ति का जो ऐसा यूनिट होता है उसको HZ से डिनोट करते हैं, हर्ट्ज या साइकिल पर सेकेंड। इसको कैसे और डिनोट करते हैं बच्चा, एस लिख के पावर में 1 कर देते हैं। ये भी सही, ये भी ऐसा यूनिट है, ये भी है, कई जगह पर ये लिखा दिखेगा, कई जगह पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करके अपने कॉपी में लिखिए। दोनों हर्ट्ज भी होता है, हर्ट्ज को क्या शॉर्ट में लिखते हैं, HZ, और इसको क्या लिखते हैं बच्चों, साइकिल पर सेकेंड। दोनों सेम है, हर्ट्ज बराबर साइकिल पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में जितना बार दोलन होगा उसको क्या बोलते हैं बच्चों, आवृत्ति। एक दोलन होने में जितना समय लगता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, आवर्तकाल। आवृत्ति आवर्तकाल में रिलेशन यहाँ पे क्लियर हो गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। और हर्ट्ज हमेशा कैपिटल में लिखिएगा, क्योंकि एक साइंटिस्ट थे यानी उनको, जैसे आप अपना नाम लिखते हैं तो फर्स्ट लेटर क्या होता है, कैपिटल होता है, इसलिए हर्ट्ज भी हमेशा कैपिटल में रहेगा। हर्ट्ज इससे नहीं लिख दीजिएगा HZ, ये गलत हो जाएगा, ये फिर आप हमसे नहीं पढ़ें। मेरा स्टूडेंट ऐसा गलती नहीं करता है, मेरा स्टूडेंट हमेशा कैपिटल में लिखेगा, तो आप हमेशा कैपिटल में लिखिएगा। न्यूटन हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है, क्योंकि न्यूटन महाशय एक साइंटिस्ट थे, बहुत ही विख्यात साइंटिस्ट थे, ना कि ऐसे लिखेंगे न्यूटन, ये गलत हो गया, ये सही है। जो भी साइंटिस्ट से जो भी यूनिट डिराइव्ड हुआ है उनके ऑनर में, मतलब आदर में। अब इतना काम किए कि 3 गो ला खोज के आप लोग को दे दिए, फर्स्ट ला, सेकेंड ला, थर्ड ला, पढ़ते रहिए, दिमाग खराब करते रहिए, तो कुछ तो हम लोग को आदर देना पड़ेगा। तो मतलब उनके ऑनर में रखा गया था, मैं मजाक कर रहा हूँ, उन लोग बहुत ही डिवोटेड आदमी थे। अगर ऐसा नहीं करते तो आज सोच सकते थे पढ़ाई किस तरह से कॉम्प्लिकेटेड होता। तो उन्हीं के ऑनर में न्यूटन को कैपिटल में लिखा जाता है, मतलब नाम है तो कैपिटल में फर्स्ट लेटर रहेगा। तो ये तो हो गया हर्ट्ज के बारे में। हेनरी हर्ट्ज थे, उनके ऑनर में फ्रीक्वेंसी का जो ऐसा यूनिट होता है हर्ट्ज भी होता है बच्चों, साइकिल पर सेकेंड भी होता है। तो ये अभी हम लोगों को क्या क्या देख लिया मेरे प्यारे बच्चों, वेवलेंथ हम लोगों ने पढ़ लिया, फ्रीक्वेंसी पढ़ लिया, वेव स्पीड पढ़ेंगे। कौन सा स्पीड पढ़ेंगे, वेव मतलब तरंग या स्पीड ऑफ साउंड। देखिए मैंने पिछले क्लास में बताया था कि डिफरेंट मीडियम में जो स्पीड होता है वो क्या क्या होता है बच्चों, डिफरेंट मीडियम में जो स्पीड होता है बच्चों वो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो जब स्पीड डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होता है तो एक रिलेशन निकाला गया। क्या निकाला गया, एक रिलेशन। तो रिलेशन इन तीनों के बीच में क्या होता है, v बराबर न्यू इंटू लैम्डा, यानी वेग बराबर आवृत्ति, कौन सा ती, आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य। ये रिलेशन आप याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों सेम चीज़ है। इसको मैंने थोड़ा सा बच्चों एक्सपेंड करके लिख दिया है,
इसको वेलोसिटी, इसको क्या पढ़ते हैं बच्चों? अभी मैंने बताया था न्यू, ये ग्रीक वर्ड है। जैसे वी लिख के मोच जैसे टेढ़ा करते हैं तो मोच टेढ़ा कर देते हैं, इसको न्यू पढ़ते हैं। तो वी बराबर न्यू लैम्डा होता है। इसका यूनिट तो आप लोग जानते हैं, वेलोसिटी का नहीं जानते तो कोई बात नहीं, मेरे चैनल पे आए हैं तो सब कुछ बताऊंगा। मीटर पर सेकेंड, इसका यूनिट क्या होता है बच्चों? हर्ट्ज होता है। और क्या होता है? साइकिल पर सेकेंड, जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? सेकेंड के पावर 1 इनवर्स में। और लैम्डा का क्या बताया बच्चों? एंगस्ट्रम होता है। 1 एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर बच्चों। तो फिर से मैंने लिख दिया, आप लोग नोटबुक में लिख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बार बार इसको लिख रहा हूँ। ये रिलेशन था वेव और स्पीड के बारे में। तो चलिए यहाँ तक, इससे हम लोग अगले क्लास में न्यूमेरिकल करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको मैं कै गो तारा मार दूँ, मतलब कै स्टार मार दूँ? चलिए 5 गो मार देते हैं, 1 2 3 4 5। ये इतना इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारा न्यूमेरिकल आता है, कंपटीशन में भी आता है, आपके एग्ज़ाम में भी आएगा अगर 9th क्लास में पढ़ रहे हैं। तो देखिए ये तो हो गया क्या? वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी है उसका स्पीड के बीच में रिलेशन। अब एगो हम इंटरेस्टिंग चीज़ बताते हैं। क्या बताते हैं? बहुत ही रुचिकर चीज़। इंटरेस्टिंग मतलब रुचिकर। आपका रुचिकर खाना क्या है? मोमोज। मेरा रुचिकर खाना क्या है? भीगा हुआ चना। बहुत बोरिंग, बहुत नाइंसाफ़ी। तो देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? सुपरसोनिक स्पीड, मतलब बहुत तेज चाल। देखिए अभी तक मैंने आपको क्या बताया था? बताया था कि एयर में साउंड का जो स्पीड होता है 332 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक। लेकिन अगर राफेल जेट आया है या कोई भी जेट आ जाए, इस टाइप का है, मेरा ड्राइंग तो बहुत होनहारे है लेकिन ठीक है, थोड़ा बहुत बना लेते हैं। चेम्बर में कौन बैठा हुआ है? हम ही तो बैठे हुए हैं, चला रहे हैं इसको, धी उड़ रहा है, ठीक। तो राफेल का जब स्पीड, राफेल का स्पीड अगर कौन सा, अगर 332 से ज़्यादा हो गया, राफेल का स्पीड अगर 332 से ज़्यादा हो गया, मतलब स्पीड ऑफ साउंड इन एयर से ज़्यादा हो गया, तो ये एक तरह का एकदम कर्कश आपका चदरा फाड़ देगा। ऐसा कर्कश आवाज़ निकालेगा। उसको मैंने पिछले क्लास में थोड़ा सा शॉर्ट में, वो जो कर्कश आवाज़ निकालता है उसको क्या बोला जाता है? अगर देखिए वो तो हो गया सोनी, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यानी वस्तु, जो ये चाल है एयर में, जो साउंड का चाल है, उससे अगर तेज चले तो उसको क्या बोला जाता है बच्चों? उसको बोला जाता है सुपरसोनिक स्पीड। क्या बोला जाता है? सुपरसोनिक स्पीड। इससे मतलब ये जो राफेल हो गया या फिर बुलेट जो हम मारते हैं गोली धाएं, उसका भी स्पीड बहुत तेज होता है। तो जिसका स्पीड इससे तेज हो जाएगा, मतलब स्पीड ऑफ साउंड से एयर में, वो जो साउंड क्रिएट करता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? सुपरसोनिक स्पीड बोलते हैं उस स्पीड को। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जब 332 से पार हो गया, उस स्पीड को क्या बोलेंगे? सुपरसोनिक स्पीड। देखिए अब इस स्पीड पे क्या होता है ना कि बहुत ही कर्कश आवाज़ निकलता है, बहुत ही कर्कश आवाज़, इतना कर्कश आवाज़ कि ग्लास घर द्वार सब क्या रहेगा, जो भी एरोड्रम के पास, एयरपोर्ट के पास रहते हैं, उनको हियरिंग लॉस का प्रॉब्लम हो जाता है। हियरिंग लॉस यानी, अरे हियरिंग लॉस कुछ नहीं, अरे बहिर मतलब आप कान से इम्पेयर्ड हो जाइएगा। टेक्निकल में इम्पेयर्ड मतलब काम ही नहीं करेगा, मतलब आपका गया, ये जो है ना गया। तो इसीलिए वहाँ पे जो घर आसपास में रहता है, जैसे आइए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में है, तो आसपास वाले को बहुत प्रॉब्लम होता है। उन लोग कुछ प्रॉपर हाइजीन लेके, रात में क्या होता है, ईयर प्लग होता है, एक आता है ना, कान में से ठूस लीजिएगा, लगा लीजिएगा, तो कुछ देर बाद अंदर फूल जाता है, इस तरह का वो बना रहता है केमिकल का, तो फिर साउंडे नहीं जाता, फिर आप सो सकते हैं। तो बहुत तरह का तकलीफ़ होता है। तो जब इसका स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? सुपरसोनिक स्पीड बोलते हैं। और ये जो सुपरसोनिक स्पीड के कारण जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है, इसको मैंने पिछले ही क्लास में बताया था, सोनिक बूम बोलते हैं। इसी स्पीड से जब कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है तो सोनिक बूम क्रिएट होता है। यही क्या करता है, यही सोनिक बूम इस सब चीज़ को, ग्लास का घर है तो टूट सकता है, मतलब इतना एनर्जी रहता है ना कि एकदम चकनाचूर कर देता है, तोड़ देता है।
तो ये सारा दिक्कत जो एयरपोर्ट के बगल में रहते हैं उनको बहुत तरह का दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप 3 चीज़ लिख लीजिएगा। एक चीज़ लिख लीजिएगा कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट एयर में जो साउंड का स्पीड है उससे अगर तेज चले तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, सुपरसोनिक स्पीड बोलते हैं। और सुपरसोनिक स्पीड के कारण क्या जनरेट होता है बच्चों, सोनिक बूम जनरेट होता है। एक फेनोमेना है, मतलब एक तरह का मतलब एक क्रियाकलाप है, इससे सोनिक बूम जनरेट होता है। यह क्या कर सकता है, हियरिंग लॉस कर सकता है, ग्लास व्लास जो घर में उसको तोड़ सकता है, जर्जर घर हो जिसमें पहले ही से थरथरा रहा हो, क्रैक हो, वो गिर सकता है। तो इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। ये तो था सुपरसोनिक स्पीड के बारे में। तो आज बच्चों इस लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं। इसमें अगर बच्चों अगर आप लोगों को कोई डाउट आ रहा हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। कोई भी दिक्कत हो बेहिचक कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उसको रिप्लाई ज़रूर दूंगा और आपके प्रॉब्लम को दूर करूंगा। हमारा चैनल का यही मोटो है कि किसी को किसी भी तरह का फिजिक्स और केमिस्ट्री में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जो भी रहेगा मैं उसको पर्सनली नंबर या व्हाट्सएप जो भी होगा से उस टेलीग्राम पे भी मेरा एक चैनल बना हुआ है। टेलीग्राम में जाके आप डीजी वेदा सर्च कीजिए, वहाँ पे आप पर्सनल क्वेरी भी पूछ सकते हैं। अगर आपको पढ़ाई से रिलेटेड कोई दिक्कत हो रहा हो तो टेलीग्राम में आप सर्च कीजिए डीजी वेदा, यही लिखिएगा टेलीग्राम में। तो वहाँ पर भी मेरा एक ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पर भी मेरा चैनल का आईडी बना हुआ है। वहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसको मैं वहीं पे सॉल्व कर दूंगा, आपको सॉल्यूशन दूंगा। तो आज हम लोग इस वीडियो के यहीं तक रखते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए बच्चों, खुश रहिए। आपका एग्ज़ाम आने वाले दिनों में होगा, जब ओपन होगा तो 9th क्लास का भी एग्ज़ाम होगा। अभी तो कुछ उसका शेड्यूल आया नहीं है, तो मन लगा के पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।